पोलस्टर, सेफोलॉजी, एग्जिट पोल, एक जमाने में जब CSDS का आता था तो 3-4 पेज पहले उसकी मेथोडोलॉजी समझाई जाती थी कि किस तरीके से हमने ये रिसर्च किया, हमारा सैंपल सिलेक्शन टेक्निक क्या था, हमारी लिमिटेशन क्या था, हमने वैल्यू एडजस्टमेंट क्या किया। अभी आप देखिए, जिसका भी आ रहा है, किसी भी जीता रहे, वो एक फिगर दे रहे हैं और बाकी पता ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने किया कैसे। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर सेफोलॉजी नहीं है, मेथड तो दिखता ही नहीं है। एक्रॉस हर किसी की बात करें, इवन जिन लोगों ने इस बार नहीं किया है उनमें भी मेथड नहीं दिख रहा था। आप देखेंगे कि मतलब रीजन का नाम अजीब तरीके से देंगे, कोई कह देगा कि रार रीजन में, कोई कह देगा पश्चिमांचल में, कोई जंगल महल में। सवाल यह भी उठता है कि लगता है कि एडहॉक जो इधर उधर से टर्म उठाया और बना दिया। दूसरा ये क्या दिख रहा है कि बहुत सारा जो एग्जिट पोल है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपने असेंबली वाइज मुस्लिम डेमोग्राफी को लिया, जहां भी आपको 35% से कम मुस्लिम मेथोडोलॉजी हुई, अगर वो सीट आप बीजेपी को दे दे तो बीजेपी 190, 200 जीतती दिख रही है। आपने उसमें से कुछ को 50-50 दिखाया तो ये क्लोज हो जा रही है। तो ये सब बातें बिना सेफोलॉजी के भी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये ग्राउंड पे कोई गया है वो दिख रहा है। अब सवाल यहां पे केवल ये है, जो हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कि जो एक पहले चरण के बाद दूसरे चरण में एक कॉन्फिडेंस भी आया, क्योंकि हाई वोटिंग परसेंटेज, लोग खुल के निकले, सुरक्षा के इंतजाम थे, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उसको बिल्कुल जैम किया गया। अगर बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग है तो यहां सिस्टम जैमिंग की गई। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे अंदर खाने जो भी होता रहा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस लास्ट 2 महीने में आया है। बहुत लोगों ने बताया कि 4 साल 9 महीने आप कहीं नहीं रहे हैं, और ये पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बीजेपी से इसलिए है कि वो टीएमसी को हराना चाहते थे, लेकिन बीजेपी में उन्हें दम नहीं दिख रहा था। नवंबर दिसंबर तक ये हाल था, ग्राउंड पे प्रेजेंस था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जगह पे जो ये बातें आई, जो अजीत जी बता रहे थे कि बीजेपी, अब बताइए 50 से ऊपर बूथ पे, ये बिल्कुल सही बात है कि भवानीपुर में बीजेपी का पोलिंग एजेंट ना हो तो आप सेंटिमेंट और सुरक्षा बलों के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं ना। लिमिटेड हैं, मैं अपना पूरा एनर्जी और अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी स्ट्रेंथ उन सीटों पे लगाऊं ना जहां पर मुझे लगता है कि हाँ विनिंग की कोई चांस है, 20% 30%, जहां पता ही है कि विनिंग उस जगह होनी नहीं है, वहां से मेरे को वोट पड़ना ही नहीं है, वहां पे मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है देवेंद्र, क्योंकि बीजेपी ने कई सीटें तो छोड़ ही दी थी लड़ने बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने जो फाइट किया फिनाज, वो 215 सीटों पर ही फाइट किया है और 215 सीटों को टारगेट करके ही अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। उसके पीछे वजह जैसे समझें उसको, उसके पीछे गणित है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली ये कर लिया गया। बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीती, प्लस बीजेपी पिछले चुनाव में जिन सीटों पर 5% से कम वोटों से हारी, प्लस बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पे 10% से कम वोटों से हारी, ठीक है, इन 3 को टारगेट करके क्लब किया गया और वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे 5% से कम वोटों से बीजेपी जहां पर हारी है, तो 50+ सीटें हैं लगभग वैसी, तो आप समझ सकते हैं कि 5% से कम, तो एक तो SIR ने जो मैनिपुलेशन वाली वोटिंग पैटर्न रहा होगा उसको डैमेज किया। दूसरी चीज़ कि 5% को भी अगर मान लें तो उस 5% में से 2.5% अगर आपने अपने पक्ष में कन्वर्ट कर लिया, कुछ अपनी ताकत से, कुछ एंटी इनकम्बेंसी से, तो फिर आप विनिंग सिचुएशन में आते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है 10% वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उस 10% में भी अगर आप देखें तो उस 10% में भी आपको 5% वोट ही अपने पक्ष में खींचना है बीजेपी के लिहाज से। तो पूरी ताकत उन सीटों को चिन्हित करके ही लगाई गई है, 215 सीटों को चिन्हित करके लगाई गई है। और जो 30% मुस्लिम है ना, वो ऐसा तो है नहीं ना कि बंगाल की हर विधानसभा सीट पे 30% मुस्लिम है। कई जगह 85%, 90%, 87%, 88%, 83% इस तरह का परसेंटेज है। तो उस हिसाब से उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पे बीजेपी ने अपना स्मार्ट कैलकुलेशन किया, और ये असम में भी है। एग्जैक्टली यही पैटर्न असम में, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी हर जगह इस काम को करती है, जम्मू कश्मीर में भी किया था उसने, पूरी ताकत अपनी जम्मू में लगाई, कश्मीर को छोड़ा। तो ये हर जगह बीजेपी का ये एक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के साथ इसने बंगाल में भी किया है। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये है कि पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिशियन हैं या जो वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी को एकदम से बढ़त है। दूसरी तरफ नेशनल मीडिया के जो पॉलिटिशियन हैं उनको, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं, नेशनल मीडिया का नहीं कह, राष्ट्रीय स्तर पे जो करते हैं। तो क्या ये भय वाला फैक्टर पोलस्टर्स पे भी लागू होता है क्या? नहीं, भय वाला फैक्टर तो नहीं होगा। अब जैसे बंगाल में जो कर रहे हैं उनका ये तर्क है कि भाई दिल्ली से जो आते हैं एजेंसी वाले लोग, वो हिंदी भाषी लोगों को ही टारगेट करते हैं, वो बंगाली भाषी न उनकी बात समझते हैं, न वो बंगालियों की बात समझते हैं। तो अच्छा, ये पहले भी चुनाव में हो चुका है ऐसा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसीज हैं वो गलत साबित हुई हैं।
तो वो एक बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से अगर आप बात कीजिए पिनास, तो एक चीज़ पे वो ज़रूर सहमत हैं, टीएमसी के लोग भी, कि टीएमसी नीचे आ रही है, मतलब उसका ग्राफ डाउनवर्ड है, बस वही बात है ना बीजेपी का देवेंद्र, अपवर्ड है। गिरते अब वो भी कहाँ आप जाएगा, कहाँ तक गिरेंगे, हाँ। ये एक जिसे कहते हैं कॉमन सेंस का एक सबके आता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते ना, गिरते गिरते इतना गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उस हिसाब से वो मान रहे हैं कि नहीं 160 तक तो आ ही जाएगा, सरकार तो हमारी बनी जाएगी। लेकिन आपकी तो बात हुई होगी, चलिए पोलस्टर्स की जिससे बात हुई हो, बंगाली या हिंदी भाषी, लेकिन आपकी तो बात हुई होगी बीजेपी के तमाम टॉप सोर्सेज से, उन्होंने भी अपना एक इंटरनल असेसमेंट किया होगा। डैम श्योर है, डैम श्योर मतलब डैम श्योर कि उनको कहीं लड्डू वड्डू नहीं, लड्डू नहीं, इस बार तो संदेश बटेंगे। हाँ, मतलब उनको झालमुरी और क्या था, लड्डू। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ हाँ। इस बार कि अगर बीजेपी इस चुनाव में नहीं जीतती है तो करारा झटका लगेगा उसके सिस्टम को, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एकदम से कॉन्फिडेंट है कि इस चुनाव में हमें जो कुछ भी करना था हमने किया और हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। एक छोटी सी चीज़ को अगर छोड़ दें, एक बयान को छोड़ दें, तो पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अगर आप बात कर लें कि बीजेपी ने ये गलती की, यहाँ गलती की, इस काम को नहीं करना चाहिए था। छोटी से छोटी बारीकी जिन चीज़ों का वो ध्यान रख सकते थे उन्होंने रखा। अब डेमोग्राफी बीजेपी के हाथ में नहीं था, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तो बीजेपी डैम कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी भी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं 180 190 के सपने छोड़िए, आप 150 पार कर रहे हैं, इतना क्लियर है। यहाँ पे अश्विन सर आ रही हूँ आपके पास। अजीत जी कह रहे हैं अभी भी एडवांटेज ममता है। सज्जन जी एक लाइन के एडवांटेज, जो खामी थी, जो कमियां थी, वो डिस्कस हो गई पहले 3 महीने, एडवांटेज ममता, ठीक है। तो भाई अभी 2-2 में बराबरी में मामला टिका हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है कहना कि देखिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए क्लोज इलेक्शन है। बस ये है कि ये जो मेहनत हुआ पिछले 2 महीने में माहौल दिखा, ये 6-8 महीने पहले से अगर दिख रहा होता तो मैं बिल्कुल ये कहता कि कंफर्टेबल विक्ट्री बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि एंटी टीएमसी सेंटीमेंट जबरदस्त है ग्राउंड पे, इस पे कोई बात नहीं है। बीजेपी ने मेहनत देरी से की, ये थोड़ा सचिन जी बात हजम नहीं होती, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, उसको तो बेचारे को सब लोग कहते हैं ना कि एक लेबल लगा हुआ है कि इलेक्शन हो या ना हो, ये 2400 घंटा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, स्पीच भी वही वाली देते हैं। उसमें मेहनत कब हो रहा है, जानकारी कब हो रही है, एक बात ये ध्यान में रखे कि नहीं सज्जन जी, उसमें 2 चीजें होती है। एक तो ये कि वो बात जानकारी में कब आ रही है, विधानसभा में भी 50 बूथ पे। अब जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने मेहनत की वो पिछले 3 महीने से वहां पे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर 2025 सितंबर से भूपेंद्र यादव वहां पे हैं तो बैठे थे, और सुनील बंसल तो 2.5-3 साल पहले से वहां से लगे हुए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अंतिम 3 महीने के लिए, अंतिम 3 महीने में चीजें इलेक्शन ऐसे ही लड़ी जाती हैं, 3 महीने दिखनी शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े नेता जब जाते हैं फिर आप बात करते हैं, फिर पता करते हैं क्या हो रहा है। अन्यथा बीजेपी की तैयारी पिछले विधानसभा चुनाव के दिन के बाद से ही शुरू हो गई थी। ठीक है।